अब देखो लास्ट क्लास में हमने किसकी बात करी थी, लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी किसकी, वेलोसिटी की। वहां पे हमने ये भी डिफाइन किया था कि कई बार हम बोलते हैं वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, कई बार वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। साथ में हमने बात करी थी वहां पे एक्सेलरेशन की, और वहां मैंने क्या बोला था, वहां मैंने बोला था कि जब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा, जब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा, इसका मतलब है कि बॉडी वहां पे क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। जैसे मैं अगर बोल रहा हूं यहां पे कि हमारे पास मान लो एक कार है, हमारे पास मान लो एक कार है और ये कार कंटिन्यूअसली आगे जा रही है, ये कार कंटिन्यूअसली आगे जा रही है। लेकिन हो क्या रहा है, जब ये कार कंटिन्यूअसली आगे जा रही है तो इसकी स्पीड अलग अलग है। मान लो यहां पे इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, कुछ टाइम बाद हो गई 60 मीटर पर सेकेंड, कुछ टाइम बाद हो गई वहां पे 120 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ कार की स्पीड क्या हो रही है। देखो स्पीड कितनी दी है, 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि यहां पे एक सेकेंड में 20 मीटर चलेगी, यहां पे एक सेकेंड में 60 चलेगी, यहां पे एक सेकेंड में ये 120 चलेगी। तो यहां पे जब हम कार की बात कर रहे हैं तो कार की स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, और कार की स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में बॉडी के पास क्या रहा होगा, एक्सेलरेशन रहा होगा। तो वहां पे मैंने डिफाइन भी किया था कि जो भी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की हम बात कब करेंगे, एक्सेलरेशन की बात करेंगे जब वहां पे होगा चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो या फिर डायरेक्शन चेंज हो, है कि नहीं। तो यहां पे जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि कार एक्सेलरेट कर रही है। अब यह ध्यान रखना है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है या जिस डायरेक्शन में v है, अगर उसी डायरेक्शन में a होगा तो ये v को इंक्रीज कराएगा। जिस डायरेक्शन में v है, अगर उसी डायरेक्शन में a होगा तो वो v को क्या कराएगा, इंक्रीज कराएगा। और दूसरा मैंने क्या लिखवाया था, दूसरा मैंने लिखवाया था जिस डायरेक्शन में v है, अगर उसके ऑपोजिट a होगा, जिस डायरेक्शन में v है अगर उसके ऑपोजिट a होगा तो ये v को वहां पे क्या कराएगा, डिक्रीज कराएगा। तो सिंपल सा रूल क्या याद रखना है, अगर एक्सेलरेशन v के अलोंग है, अगर एक्सेलरेशन v के अलोंग है तो वो स्पीड को बढ़ाएगा, और अगर एक्सेलरेशन v के ऑपोजिट है तो v को वो वहां पे क्या कराएगा, डिक्रीज कराएगा। अच्छा, अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करें। तो ये हम लोग हायर क्लास में पढ़ते हैं कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है, लेकिन अभी केवल तुम्हें इतना ध्यान रखना है, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में वहां पे एक्सेलरेशन होगा। मैं तुमसे क्या बोला, मैं तुमसे बोला कि a अगर v के अलोंग है तो वो v को बढ़ाएगा, a अगर v के ऑपोजिट है तो वो v को घटाएगा, डिक्रीज कराएगा। लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसे मिलेगा, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डिपेंड करेगा फोर्स पे। जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में क्या है, एक्सेलरेशन है। जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि ग्राउंड है, इसको थोड़ा सोचो जरा, ग्राउंड है और ग्राउंड पे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो ग्राउंड पे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो वो ऑब्जेक्ट नीचे की ओर जाता है। क्यों नीचे की ओर जा रहा है, क्योंकि अर्थ उसके ऊपर क्या अप्लाई कर रही है, फोर्स अप्लाई कर रही है। और मैंने क्या बोला, जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा, जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा वही डायरेक्शन यहां पे एक्सेलरेशन का होगा। और यह भी याद रखना है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने ग्राउंड पे लाके छोड़ा है तो इस बॉडी के ऊपर फोर्स कहां लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, अर्थ के कारण। तो अर्थ के कारण जब इस बॉडी पे फोर्स लगता है तो उस फोर्स के कारण बॉडी में एक्सेलरेशन आता है, और उस एक्सेलरेशन को हम g से डिनोट करते हैं, और g को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी जो वैल्यू रहती है वो ली जाती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एसआई सिस्टम में। कई बार इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लेता है। और अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करते हैं तो जी की वैल्यू यूज की जाती है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर अर्थ है, अर्थ के ऊपर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो अर्थ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है, उस फोर्स के कारण बॉडी में आता है एक्सेलरेशन, और उसी एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू कितनी लेनी है, 9.8 या फिर 10, या फिर सीजीएस में जाओगे तो 980। लेकिन ये वैल्यू हम लेते हैं नियर टू अर्थ सरफेस, नियर टू अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के अगर हम क्लोज हैं, अगर अर्थ सरफेस के हम क्लोज हैं, तभी हम जी की वैल्यू 9.8 या फिर 10 क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। और ये रिजल्ट ध्यान रखना है, एक्सेलरेशन जो रहेगा वो हमेशा कहां होगा, नीचे की ओर होगा। अब यही रीजन है कि जब हम ग्राउंड से किसी पार्टिकल को ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो v ऊपर की ओर होता है, g नीचे की ओर होता है, जिसके कारण v क्या होता है, डिक्रीज करता है पहले। फिर उसके बाद क्या होता है, ये पार्टिकल ऊपर जाता है, कुछ टाइम बाद उसकी स्पीड 0 होती है, उसके बाद ये नीचे की ओर आता है। और बताओ जब ये नीचे की ओर आएगा तो उस टाइम पे v भी नीचे की ओर है, a भी क्या है, नीचे की ओर है, तो उसके कारण अब v वहां पे क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो ये चीज समझ में नहीं समझ में आई। जब भी एक्सेलरेशन v के अलोंग होगा, या फिर ऐसा समझ सकते हैं, अगर मैं आगे की ओर जा रहा हूं और मेरी स्पीड बढ़ रही है तो इसका मतलब है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। अगर मैं जा रहा हूं, अगर मैं आगे जा रहा हूं लेकिन मेरी स्पीड क्या हो रही है, घटते जा रही है, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है वो कहां लग रहा है, ऑपोजिट लग रहा है वहां पे। क्लियर? तो जब भी हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे, एक्सेलरेशन की बात हम तभी करेंगे जब पार्टिकल की स्पीड या तो बढ़ रही होगी या फिर पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, घट रही होगी। अच्छा, फिर वहां पे मैंने यह भी डिफाइन किया था कि जो एक्सेलरेशन है, जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी को लिखा था v माइनस यू अपॉन टाइम इंटरवल। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था v माइनस यू बाय टी। v वहां पे होती है फाइनल वेलोसिटी, और u जो होती है, u होती है वहां पे इनिशियल वेलोसिटी। और वहां पे ये भी लिखवाया था कि जब भी हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे तो v और u हमेशा हम साइन के साथ प्लेस करेंगे। साइन कन्वेंशन मेरा क्या था, जो भी चीज राइट की ओर होगी उसका साइन पॉजिटिव लेंगे, जो भी चीज लेफ्ट की ओर होगी उसका साइन नेगेटिव, जो भी चीज ऊपर की ओर जाएगी उसका साइन पॉजिटिव, और जो भी चीज नीचे आएगी उसका साइन क्या हो गया, नेगेटिव। जो भी चीज आगे की ओर उसका साइन पॉजिटिव, जो पीछे की ओर उसका साइन नेगेटिव, जो ऊपर की ओर उसका साइन पॉजिटिव, और जो नीचे की ओर है उसका साइन क्या हो गया, नेगेटिव। तो यही साइन कन्वेंशन हम फॉलो करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, अगर मैं कहीं बोल रहा हूं कि एक पार्टिकल है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, या फिर मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि एक पार्टिकल है, पार्टिकल का ए दिया हुआ है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारे पास एक पार्टिकल है, पार्टिकल का ए दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर हमारे पास एक पार्टिकल है उसका ए दिया है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये चीज ध्यान रखना, पॉजिटिव का मतलब, अगर ए पॉजिटिव है तो इसका मतलब कोई जरूरी नहीं है कि ये एक्सेलरेशन है, इसको हम रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। रिटार्डेशन वर्ड हम कब यूज करते हैं, जब बॉडी की स्पीड क्या होती है, कम होती है। सिमिलरली अगर ए नेगेटिव है
तुम लोगों की बुक में ऐसा बोलता है कि ए अगर नेगेटिव है तो उसको रिटार्डेशन मानना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ए अगर नेगेटिव है तो वो एक्सेलरेशन भी हो सकता है और वो रिटार्डेशन भी हो सकता है। अच्छा, क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, ये चीज ध्यान रखना। एक्सेलरेशन की बात करें, वेलोसिटी की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी है, और ये अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो पॉजिटिव नेगेटिव केवल इंडिकेट करता है डायरेक्शन को। अगर ए यहां पे पॉजिटिव है तो केवल ये बता रहा है कि इसका डायरेक्शन राइट की ओर है। यहां पे ए नेगेटिव है तो ये बता रहा है कि ए कहां पे है, लेफ्ट की ओर है। लेकिन ये कभी नहीं बता रहा है कि इसके कारण स्पीड बढ़ रही है या घट रही है। अब मान लो उस टाइम पे v इधर है, अगर उस टाइम पे मान लो वेलोसिटी राइट की ओर है तो वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ेगी तो हम बोलेंगे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन। लेकिन मान लो उस टाइम पे a राइट की ओर है लेकिन v लेफ्ट की ओर है, तो a अगर राइट की ओर होगा, v लेफ्ट की ओर होगा, तो ये v को डिक्रीज कराएगा, और v को अगर डिक्रीज कराएगा तो हम बोलेंगे a यहां पे रिटार्डेशन है। सिमिलरली अगर a नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि ये एक्सेलरेशन भी हो सकता है, ये रिटार्डेशन भी हो सकता है। मान लो उस टाइम पे v भी नेगेटिव है मेरा, मान लो उस टाइम पे v भी नेगेटिव है। वेक्टर में पॉजिटिव नेगेटिव केवल क्या इंडिकेट करते हैं, वो केवल इंडिकेट करते हैं उसके डायरेक्शन को। अच्छा, v लेफ्ट की ओर है, a भी लेफ्ट की ओर है, तो ये v को बढ़ाएगा। रूल क्या है, a अगर v के अलोंग है, a अगर v के अलोंग है तो वो v को बढ़ाएगा। अच्छा, v लेफ्ट की ओर है, a भी लेफ्ट की ओर है, तो यहां पे v क्या हो रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, तो हम यहां पे बोलेंगे कि ये एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर उस टाइम पे v राइट की ओर है तो फिर ये a जो रहेगा वो v को डिक्रीज कराएगा, और डिक्रीज कराएगा तो हम वर्ड यूज करेंगे रिटार्डेशन। क्लियर? एक्सेलरेशन वर्ड कब यूज करना है, एक्सेलरेशन वर्ड तुम्हें यूज करना है जब स्पीड बढ़ रही होगी, और रिटार्डेशन वर्ड यूज करेंगे जब कोई बॉडी क्या होगी, स्लो डाउन हो रही होगी। लेकिन अगर स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन वहां पे क्या है, जीरो है। अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, वेलोसिटी का मतलब मैग्नीट्यूड भी साथ में डायरेक्शन भी, तो अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो इसका मतलब है कि उसका एक्सेलरेशन हमें क्या लेना है, जीरो लेना है। लेकिन वेलोसिटी बढ़ रही है तो a होगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा। वेलोसिटी घट रही है तो a को हम वहां पे रिटार्डेशन बोलेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट वहां पे हेडिंग डालो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट लिखो वहां पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हम जिस एक्सेलरेशन की बात करने जा रहे हैं वो एक्सेलरेशन मेरा यूनिफॉर्म है। अब हम जिस एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं वो एक्सेलरेशन मेरा यूनिफॉर्म है। क्लियर? हम लोग जिस एक्सेलरेशन की बात करने जा रहे हैं वो एक्सेलरेशन अब मेरा कैसा है, यूनिफॉर्म है। अच्छा, अब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब क्या है, तो देखो वहां पे मैंने लास्ट टाइम भी शायद एग्जांपल लिया था, मैं फिर से इसको रिवाइज कर देता हूं। जैसे मान लो यहां पे एक कार है, घड़ी में टाइम बजा अभी 12 बजे, और अभी इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। फिर कुछ टाइम बाद घड़ी में मान लो टाइम हो गया 1 बज गए, उस टाइम पे मुझे इसकी वेलोसिटी दिखाई दी 12 मीटर पर सेकेंड, या फिर मान लो 4 मीटर पर सेकेंड दिखाई दी। फिर उसके बाद हम कुछ आगे बढ़े, कार आगे जा रही है, फिर से हमने टाइम देखा, टाइम घड़ी में बज गया 2 बज गए।
उस टाइम पे हमें इसकी वेलोसिटी दिखाई दी 6 मीटर पर सेकेंड। फिर थोड़ा हम और आगे गए, क्लॉक में टाइम हो गया 3 बज गए, और 3 बजे जब हमने नोटिस किया तो हमें कार की वेलोसिटी दिखाई दी 8 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। अच्छा, अब इस केस में बताओ कार की वेलोसिटी क्या हो रही है। इस केस में अगर देखोगे तो कार की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। इस केस में जो भी कार है, कार की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली यहां पे क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। अच्छा, कार की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है, लेकिन कैसे इंक्रीज कर रही है, तो यहां पे देखो 12 से 1 के बीच में अगर देखोगे तो टाइम इंटरवल कितने का है, 1 आवर का है। और 1 आवर में बताओ वेलोसिटी कितने चेंज हुई, 2 से 4, 2 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हुई। फिर 1 से 2 अगेन टाइम इंटरवल 1 आवर, और 1 आवर में वेलोसिटी 4 to 6 गई, तो रिजल्ट अगेन हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। देखो है कि नहीं वहां पे। फिर अगर हम जा रहे हैं 2 से 3, अगर हम जा रहे हैं 2 से 3 तो टाइम इंटरवल जो रहेगा, टाइम इंटरवल हो जाएगा 1 आवर। तो अगर हम 2 to 3 जा रहे हैं, तो टाइम इंटरवल हो गया वहां पे 1 आवर का। फिर से तुम बोलोगे वेलोसिटी क्या हो गई, 6 से 8 पहुंच गई। 6 से 8 का मतलब क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड। अब इस बॉडी को देख के बताओ, इस कार को देख के हम क्या बोलेंगे, कार को देख के बोलेंगे इक्वल टाइम इंटरवल में कार की स्पीड सेम अमाउंट से क्या हो रही है, बढ़ रही है। हर 1 आवर में कार की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ते जा रही है। अगर ऐसा होता है तो हम बोलते हैं इसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। क्लियर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि जो वेलोसिटी है वो सेम अमाउंट से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन ये वेलोसिटी अगर सेम अमाउंट से इंक्रीज नहीं होती, मान लो यहां पे 2 से 4 हुआ, यहां पे मान लो 4 से 8 हो गया, और मान लो यहां पे 8 से 16 हो गया, तो अब तुम क्या बोलोगे, पहले 1 घंटे में 2 का चेंज आया, अगले 1 घंटे में 4 का चेंज आया, अगले 1 घंटे में 8 का चेंज आया। क्लियर। तो अब जो वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट से इंक्रीज नहीं कर रही है। अगर ऐसा होगा तो एक्सेलरेशन मेरा वहां पे नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्लियर। तो अब तुम लोग हेडिंग डालो वहां पे, पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखो हम लोग क्या बोलते हैं, अगर कोई भी पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। अगर कोई पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है। अच्छा, टाइम के साथ उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है कि नहीं चेंज हो रही है। तो कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि टी टाइम बाद वेलोसिटी क्या रही, या फिर पूछता है कि टी टाइम बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो वहां पे हम 3 इक्वेशन यूज करते हैं। इनको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। इनको हम बोलेंगे इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स। अब ये कौन कौन से 3 इक्वेशन है, तो जो 3 इक्वेशन है, पहली इक्वेशन होती है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये पहली इक्वेशन है। अच्छा, जब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो ध्यान रखना u होती है इनिशियल वेलोसिटी, v क्या होती है, v होती है वहां पे फाइनल वेलोसिटी। u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, a वहां पे एक्सेलरेशन है और t वहां पे टाइम है।
तो ये जो फॉर्मूला रहता है, ये फॉर्मूला टी टाइम बाद बताता है पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी। दूसरी जो इक्वेशन हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जो नेक्स्ट रिलेशन हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू हो गई इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन है, s जो रहता है ध्यान रखना s वहां रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये इक्वेशन क्या बताती है? ये इक्वेशन बताती है टी टाइम बाद पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तीसरी जो इक्वेशन हम यूज करते हैं काइनेमेटिक्स में वो यूज करते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सिंबल वही है, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सेलरेशन, s का मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो ये इक्वेशन क्या देती है? ये इक्वेशन बताती है t टाइम बाद फाइनल वेलोसिटी। ये फॉर्मूला क्या देता है? ये फॉर्मूला देता है t टाइम बाद डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला क्या देता है? ये फॉर्मूला देता है कि अगर कोई पार्टिकल का s डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो उस टाइम उस पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी क्या है। लेकिन ये सभी फॉर्मूले तभी एप्लीकेबल हैं जब एक्सेलरेशन मेरा क्या है? कांस्टेंट है। अब इन इक्वेशन को हम यूज कैसे करते हैं तो देखो वहां पे, जैसे देखो वहां पे ग्राउंड है, यहां पे ग्राउंड है और ग्राउंड पे यहां पे एक पर्सन है, और ये जो भी पर्सन है ये पर्सन बॉल को क्या कर रहा है? थ्रो कर रहा है। तो ग्राउंड है, ग्राउंड पे हमने एक बॉल को ऊपर की ओर थ्रो किया, और जब बॉल को हम ऊपर की ओर थ्रो कर रहे हैं तो मान लो बॉल को हम थ्रो कर रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड से, और रिजल्ट याद होगा मीटर पर सेकेंड किसकी यूनिट होती है? स्पीड की यूनिट होती है या वेलोसिटी की। तो हम बोलेंगे बॉल को हमने इनिशियल कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया है? 10 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया है। और हमें यह मालूम है कि जब भी इस बॉल को हम थ्रो करेंगे तो देखो अब कुछ एजम्पशन याद रखने हैं। एजम्पशन क्या लेना है? जब हम बॉल को थ्रो करते हैं तो बॉल को हम बहुत ज्यादा वेलोसिटी थ्रो नहीं कर रहे हैं, वेलोसिटी स्मॉल है। वेलोसिटी स्मॉल होगी तो पार्टिकल जो हाइट गेन करेगा वो हाइट भी स्मॉल होगी। यानी ऐसा नहीं कि हाइट कुछ जाएगी 10 किलोमीटर 100 किलोमीटर, ऐसे नहीं होगी। जो बॉल हाइट गेन करेगी वो हाइट कम गेन करेगी, और बॉल ने अगर कम हाइट गेन करी है तो इसका मतलब है g को हम कांस्टेंट लेंगे। g को हमने क्या डिफाइन किया था? g को हमने डिफाइन किया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये किसके कारण डेवलप हो रहा है? ये डेवलप हो रहा है अर्थ के कारण। तो अगर इस डस्टर को मैं ऊपर की ओर थ्रो करूंगा तो अर्थ क्या कर रहा है? अर्थ इसको नीचे की ओर खींच रहा है। तो जब अर्थ फोर्स अप्लाई करता है तो फोर्स के कारण एक्सेलरेशन डेवलप होता है। वैसे ये g वेरी करता है, वैसे ये g हाइट के साथ वेरी करता है। अगर हाइट बहुत ज्यादा होगी तो g डिक्रीज करने लगता है, लेकिन अगर हाइट स्मॉल है तो g को हम कांस्टेंट मानेंगे। फिर जो विंड चल रही है, होता क्या, जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो एटमॉस्फेयर में एयर भी चलती है, और एयर अगर चल रही होगी तो एयर मूवमेंट को क्या करेगी? अपोज करेगी। जब हम एयर में दौड़ते हैं, कभी ऑब्जर्व करना, जब हम दौड़ते हैं और एयर या विंड ऑपोजिट आ रही है तो वो हमारे मोशन को क्या करती है? रोकने की कोशिश करती है। तो यहां पे g को कांस्टेंट मानना है, g को हमें कांस्टेंट मानना है। और दूसरा नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस, एयर के कारण जो फोर्स बन रहा है उसको हमें नेग्लेक्ट करना है। तो लिखो वहां पे नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। तो जो भी एयर रेजिस्टेंस है उसको यहां पे हमें क्या करना है? नेग्लेक्ट कर देना यहां पे। अच्छा, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना है, जी को कांस्टेंट मानना है। अब होता क्या है, जैसे ही हम बॉल को ऊपर थ्रो करेंगे तो बॉल ऊपर जाएगी, कुछ टाइम बाद बॉल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो क्वेश्चन में कई बार ऐसा पूछता है कि कितने टाइम बाद, यहां पे t की वैल्यू 0 है,
अब क्वेश्चन में बोलता है कितने टाइम बाद बॉल की वेलोसिटी जीरो होगी, कि होगा क्या, जब तक बॉल की वेलोसिटी जीरो नहीं होगी तब तक ये बॉल अपनी हाइट क्या करती रहेगी, गेन करती रहेगी। तो अब इक्वेशन हमें क्या यूज करनी है, देखो इसको मानना है इनिशियल पोजीशन और इसको मानना है वहां पे फाइनल पोजीशन। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, ये ऊपर की ओर है तो साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे वहां पे। अच्छा, u तुम्हारी हो गई इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो उसका साइन लो नेगेटिव, या तो हम 9.8 लेते हैं या फिर 10 भी ले सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें बताना है टाइम, कितने टाइम बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हुई। तो क्वेश्चन में हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है कि बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ना तो हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे ना इस इक्वेशन को यूज करेंगे, हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। ये रिजल्ट क्या देता है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। u क्या है, u इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस 10। a का मतलब एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कितना है यहां पे -10, टाइम कितना t, v होती है फाइनल वेलोसिटी, और बताओ यहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। अब टर्म को सेपरेट आउट करो, 10t को इधर लेके जाओ, तो 10t जो माइनस में था वो प्लस हो जाएगा, 10t इक्वल्स टू 10, और t की वैल्यू कितनी आ गई, 1 सेकेंड आ गई। इसका मतलब है आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बाद अगर देखोगे तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। अब ये रिजल्ट ध्यान रखना है, जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। तो इसका मतलब है कि अगर इसको यहां से यहां तक आने में 1 सेकेंड लगा है तो नीचे आने में भी 1 सेकेंड लगेगा। इसका प्रूफ हम लोग हायर क्लास में देखते हैं, लेकिन ये रिजल्ट ध्यान रखना है, जितना टाइम ऊपर जाने में उतना ही टाइम नीचे आने में। अच्छा, क्वेश्चन में अगर तुमसे पूछता कि इसने हाइट कितनी गेन करी, ग्राउंड से अगर हम किसी बॉल को थ्रो करेंगे तो ये बॉल ऊपर जाएगी, कुछ हाइट गेन करेगी, इसके बाद ये बॉल नीचे आएगी। तो क्वेश्चन में कई बार पूछता है कि इस बॉल ने हाइट कितनी गेन करी, तो हाइट गेन करने के लिए या तो ये फॉर्मूला यूज करो या फिर ये फॉर्मूला यूज करो। सेकेंड फॉर्मूले को यूज करोगे तो इक्वेशन लिखोगे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u कितना है, u है 10, टाइम कितना लग रहा है 1 सेकेंड, एक्सेलरेशन नीचे की ओर है तो साइन लगा दिया नेगेटिव, टाइम 1 का स्क्वायर, ये रिजल्ट हो जाएगा 10 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 5 मीटर। तो ये जो बॉल रहेगी, ये बॉल मैक्सिमम कितनी हाइट गेन करेगी, फाइनली जो डिस्प्लेसमेंट है उसको h बोल दो, s को हमने h से डिनोट किया है। तो जो मैक्सिमम हाइट गेन करेगा वो गेन करेगा यहां पे 5 मीटर। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला हम ये भी यूज कर सकते थे, फॉर्मूला था v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। u क्या है, u मेरी इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी 10 का स्क्वायर, अच्छा प्लस 2 एक्सेलरेशन नीचे की ओर, एक्सेलरेशन नीचे की ओर है तो साइन लेंगे नेगेटिव। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है हमेशा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर है तो इसका साइन पॉजिटिव लेंगे। अच्छा, जब ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी 0। अब टर्म को सेपरेट आउट करो, 10 का स्क्वायर 100, ये हो जाएगा -20, टर्म को सेपरेट आउट करो, 20h इक्वल्स टू 100, तो h की वैल्यू आ जाएगी वहां पे 5 मीटर। तो जब भी कोई पार्टिकल मूव कर रहा होगा अंडर ग्रेविटी, इसको कई बार ऐसा ही बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, तो अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है अंडर ग्रेविटी तो वहां पे ये काइनेमेटिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एप्लीकेबल हो जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं जरा, जैसे मान लो हमारे पास एक बिल्डिंग है
और बिल्डिंग की हाइट दी हुई है 20 मीटर। बिल्डिंग के ऊपर एक पर्सन खड़ा है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर, बिल्डिंग के ऊपर एक पर्सन खड़ा हुआ है और पर्सन जो है यहां से एक बॉल को क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है, और यहां पे एक पर्सन है और पर्सन जो है वो इस बॉल को क्या कर रहा है, कैच कर रहा है। तो कई बार क्वेश्चन में पूछता है कितने टाइम बाद ये पर्सन बॉल को क्या करेगा, कैच करेगा। अच्छा, किसी भी चीज को अगर हम छोड़ रहे हैं, तो बताओ हमने कोई वेलोसिटी दी है क्या? अगर हम इसको नीचे की ओर थ्रो करेंगे तो वेलोसिटी दी, ऊपर की ओर थ्रो करेंगे तो वेलोसिटी दी, लेकिन छोड़ देंगे तो यहां पे हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी 0। या फिर ऐसा समझ लो, पर्सन कैच नहीं कर रहा है। सिंपली इमेजिन करो कि बिल्डिंग है, टॉल बिल्डिंग से हमने किसी बॉल को छोड़ दिया वहां पे। अब बताना है कितने टाइम बाद ये बॉल ग्राउंड को हिट करेगी, बताना है हमें कितने टाइम बाद ये बॉल ग्राउंड को हिट करेगी। तो अब क्या करना है वहां पे टाइम कैलकुलेट करने के लिए, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, कितनी वेलोसिटी से हिट कर रहा है। तो ये फॉर्मूला भी एप्लीकेबल नहीं होगा, ये फॉर्मूला भी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों फॉर्मूले में हमें फाइनल वेलोसिटी यूज करनी पड़ती है। फाइनल वेलोसिटी मालूम नहीं है तो हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। इक्वेशन हो जाएगी s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अच्छा, u 0, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड 0 10। अच्छा, ये पोजीशन इनिशियल है, ये फाइनल है, तो डिस्प्लेसमेंट कहां आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर जा रहा है। और डिस्प्लेसमेंट अगर नीचे की ओर जा रहा है तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, बॉल यहां पे थी, कुछ टाइम बाद बॉल यहां पहुंची तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 20 मीटर और ये नीचे की ओर हुआ, तो साइन लो नेगेटिव। अगले स्टेप में ये 0 कैंसिल आउट होगा, टी स्क्वायर 4, तो t का मतलब हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 और अंडर रूट ऑफ 4 का मतलब हो गया 2 सेकेंड। इसका मतलब है आफ्टर 2 सेकेंड ये जो बॉल रहेगी वो ग्राउंड को क्या कर जाएगी, हिट कर जाएगी। अच्छा, ये जो रिजल्ट निकल के आता है ये रिजल्ट इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। बताओ यहां पे कहीं मास की जरूरत पड़ रही है क्या, नहीं जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम बिल्डिंग के टॉप से 1 kg की, देखो अगर हम बिल्डिंग के टॉप से मान लो 1 ग्राम की बॉल छोड़ते हैं, 1 ग्राम बहुत स्मॉल होता है, फिर यहां पे हम छोड़ रहे हैं 10 kg की बॉल। एक साथ हम क्या कर रहे हैं, 1 ग्राम बॉल ले रहे हैं और 10 kg की बॉल ले रहे हैं। इसको ऐसे समझो कि मेरे एक हाथ में डस्टर है और दूसरे हाथ में मैंने क्या किया, दूसरे हाथ में मैंने एक फेदर ले लिया, एक लाइट बॉल ले ली, कागज की बॉल ले ली। कागज लो, कागज को मैंने क्रम्बल किया और कागज की एक छोटी सी बॉल बना दी, है ना। जैसे देखो इसको यहां पे देखो, जैसे ये कागज है ना, इस कागज को ऐसे क्रम्बल करो और क्रम्बल करके मैंने एक बॉल बना दी इस तरह से। अब मैं अगले स्टेप में क्या कर रहा हूं, डस्टर को और इस कागज के टुकड़े को एक साथ छोड़ते हैं। जैसे हम इनको एक साथ छोड़ेंगे तो हमें ऐसी फीलिंग आती है कि डस्टर पहले हिट करेगा और ये कागज का टुकड़ा बाद में हिट करेगा। लेकिन अगर रूम में कोई एयर नहीं है, तो उसको हम वैक्यूम भी बोलते हैं। अगर इस रूम में कोई एयर नहीं है और दोनों को हम एक साथ छोड़ते हैं तो ध्यान रखना, जो भी टाइम लगेगा नीचे पहुंचने में वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, मास पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब है कि दोनों को अगर हम छोड़ेंगे एक साथ तो दोनों एक साथ ग्राउंड को क्या करेंगे, हिट करेंगे। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो तुम लोगों की बुक में दिया रहता है कि अगर मैं एक 1 kg की बॉल लूं और 100 kg की बॉल लूं, या फिर ऐसा समझो एक लकड़ी की बॉल ली, एक लोहे की बॉल ली, दोनों को हमने सेम हाइट से छोड़ा, तो कौन पहले गिरेगा? तो आंसर मेरा क्या है, दोनों एक साथ ग्राउंड को हिट करेंगे। क्योंकि जो बॉल मूव करती है तो रिजल्ट मास पे डिपेंड नहीं करता है, रिजल्ट डिपेंड करता है एक्सेलरेशन पे, और दोनों का एक्सेलरेशन
जब भी कोई बॉडी मूव करेगी अंडर ग्रेविटी तो दोनों का एक्सेलरेशन हमेशा वहां पे क्या रहेगा, जी सेम रहेगा। क्लियर? तो इतना तुम लोगों को अब रिवाइज करना है और नोट डाउन करना है। अगली जो क्लास आएगी उसमें हम इससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो कल की क्लास के लिए तुम्हें इस पूरे को क्या करना है, वहां पे रिवाइज करना है। तो नोट डाउन कर लो इसको वहां पे।